स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में हम लोग देखेंगे तो बिहार के जो पहला चैप्टर देखा हम लोगों ने, हमने बिहार पे चर्चा किया था, बिहार के सामान्य परिचय के बारे में। बिहार का पूरा सामान्य परिचय हमने देखा। अब बिहार का सामान्य परिचय देखने के बाद हम सीधे जो बिहार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे हम लोग चर्चा करना स्टार्ट करेंगे। उसमें देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग बिहार इतिहास से ही चर्चा करेंगे। जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करेंगे। देखा जाए तो जब आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो भारत के इतिहास में देखा जाए तो आप महाजनपद काल से लेकर चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो या उसके बाद देखा जाए अशोक के बारे में हो या अन्य राजाओं के बारे में हो, पाटलिपुत्र का वर्णन आप पढ़ते ही हैं। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में देखा जाए तो भारत का इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो प्राचीन इतिहास के बारे में वहां पे जब पढ़ रहे होते हैं तो बिहार का इतिहास पढ़ते ही पढ़ते हैं। साथ ही साथ देखा जाए जैन धर्म, बौद्ध धर्म के विकास, उत्थान, सारी चीजों के बारे में बिहार का संदर्भ आता ही आता है। और उसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्राचीन इतिहास है वो कहीं ना कहीं बिहार के इर्द गिर्द घूमता हुआ ही आपको दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग प्राचीन इतिहास के संदर्भ में देखा जाए बिहार के बारे में चर्चा करेंगे और उसी दृष्टिकोण से देखेंगे जो बिहार स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। वो सारे पॉइंट्स को हम लोग देखते हुए चलेंगे। देखा जाए तो यहाँ जो कंटेंट तैयार कराया गया है ये आपका पूरा प्राचीन इतिहास का एक क्रक्स है। ठीक है, बिहार के प्राचीन इतिहास का एक क्रक्स है और उस क्रक्स को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इस प्रयास में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, सिर्फ उन्हीं बातों को यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको देखा जाए तो रिवीजन कंटेंट में आपके मिल जाएगा। ये सारी चीजें, सारे पॉइंट, सारे बिंदु आपको जो रिवीजन के लिए बुकलेट प्रोवाइड की जाएगी उन सब में ये पूरा कंटेंट होगा। ठीक है, कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं होगा जो वहां से छूटा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार का जो सामान्य परिचय था वो मैंने आपको बता ही दिया था। अब हम प्राचीन इतिहास पे चर्चा करते हैं। ठीक है, बिहार का जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी ये क्लास। और यहीं पर देखा जाए तो बिहार का जो इतिहास है प्राचीन काल में पूरा पाषाण काल और ताम्र युग की आदिम सभ्यता तक जाता है। जो बिहार का इतिहास है ना, बिहार का इतिहास यहां पर देखा जाए तो पूरा पाषाण काल के भी साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो ताम्र युग के साक्ष्य भी बिहार से मिलते हैं। ठीक है, यहां देखें तो मुंगेर से निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। परीक्षा में आपसे पूछा भी जा चुका है, ये आपका पीवाईक्यू का सवाल भी है। ये आपका पीवाईक्यू का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस जिले से निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक, ये आपका पीवाईक्यू है, यहां से पूछा जा चुका है। और एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, मेरे पास कुछ कमेंट आए थे, उनमें आप लोग कह रहे थे कि सर जो हमारा बीपीएससी रिवीजन सीरीज है या क्या दरोगा बैच में भी काम आएगा। देखिए, जहां भी जीएस पूछा जाता है, बिहार की कोई भी परीक्षा हो, दरोगा हो, सिपाही हो या टेरी 4 का एग्जाम हो, बीपीएससी हो या अन्य कोई परीक्षा आप देने जा रहे हैं, वहां हर जगह देखा जाए ये पूरी क्लासेस आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ 71वीं बीपीएससी के लिए, आप भविष्य में होने वाले बीपीएससी के अन्य एग्जामों के लिए भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, आगे देखें। चिरांद, ये चिरांद कहां पर पड़ता है, परीक्षा में पूछा जा चुका है चिरांद के बारे में, किस जिले में अवस्थित है, तो ये सारण में अवस्थित है। ठीक है, और सारण की लोकेशन आप यहां पर देख लीजिए, ये है सारण, यहीं पर अवस्थित है चिरांद। चिरांद, ठीक है, मैप से याद करते चलेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैप अपने रूम में लगा के रखिएगा, या मैप नहीं लगा हुआ है तो सीधे सीधे एक पेपर पे आप मैप बना लीजिए और वहीं पर जो लोकेशन होती है, जो मैं लोकेशन बताऊं उनको मार्क कर लिया करिए। ठीक है, जिले का नाम कम से कम जब बताऊं तो उसको तो मार्क कर लिया करिए ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए। आगे देखें, चेचर, चेचर कहां पड़ता है, ये वैशाली में पड़ता है। अब मैप में देख लो यहाँ पर चेचर कहाँ है, वैशाली कहां पर है, वैशाली ये है। ठीक है, तो यहां पर पड़ता है चेचर। ठीक, चेचर यहां पर पड़ता है वैशाली में, सारण में चिरांद पड़ता है। और ये पीवाईक्यू है, आपके पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और यहां से देखा जाए तो नौ पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चिरांद और चेचर से नौ पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुंगेर से देखा जाए तो निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे देखें, विद्वानों के एक वर्ग ने ऋग्वेद में वर्णित कीकट या किरात शब्द मगध से जोड़ा है। देखा जाए जो कीकट शब्द है ना, ये भी आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे जितने बिंदु बताए गए हैं वो सारे ऐसे बताए गए हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं, आपके परीक्षा में आ चुके हैं या भविष्य में फिर आने की संभावना है और आपके रिवीजन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्हीं सारे पॉइंट्स को यहाँ पर एक साथ समाहित करने का प्रयास भी किया गया है। ठीक है, तो विद्वानों का एक वर्ग है, वो ऋग्वेद में वर्णित जो कीकट शब्द है ना या किरात शब्द है, मगध से उसको जोड़ता है। उसको किससे जोड़ता है, मगध से जोड़ता है। ठीक है, यहां देखा जाए तो बिहार का इतिहास आर्यों के आगमन के साथ विधिवत प्रारंभ होता है। जब आर्यों का आगमन हुआ ना, ठीक है, भारत में आर्यों का जब आगमन होता है उसी के साथ देखा जाए तो बिहार में जो बिहार का विधिवत इतिहास है वो स्टार्ट होता है। ठीक, जैसे विदेह माधव की कथा आपने सुनी होगी कि विदेह माधव ने अग्नि को अपने मुख में धारण कर लिया था और धौ शब्द की उत्पत्ति जैसे कि तो अग्नि धरती पर गिरी और सब कुछ जलाते हुए आगे चली गई।
गंडक नदी के पास, यानी कि उसको सदानीरा कहा जाता है। गंडक, गंडक का एक नाम सदानीरा भी है, ठीक है। आगे आगे अग्नि दौड़ रही थी और पीछे राजा उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि राजा जब उसको पीछे पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे तो सदानीरा के पास जाते जाते या गंडक के पास पहुंचते पहुंचते वो जो अग्नि थी वो अपने आप विलुप्त हो जाती है। तो इस प्रकार क्या कि वो आर्यों का पूरा क्षेत्र का निर्माण हो गया, ठीक है। विदेह माधव की कथा में ये बातें बताई गई हैं। आगे हम देखें, आर्यों को आग की जानकारी थी, वे कृषि कार्य भी करते थे। जो आर्य थे ना, इनको आग की जानकारी थी, साथ ही साथ ये कृषि कार्य भी करते थे। यहां पर हम आगे चर्चा कर रहे हैं तो मनु के पुत्र नाभा नंदिष्ट ने वैशाली साम्राज्य की स्थापना की थी। वैशाली साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। तो मनु के पुत्र थे नाभा नंदिष्ट, ठीक है। इन्हीं के द्वारा वैशाली साम्राज्य की स्थापना की गई थी। आगे हम बात करें तो प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी अथर्ववेद और पंचीस ब्राह्मण से मिलता है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, 40वीं बीपीएससी में पूछा गया था कि प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी किस वेद से मिलती है। यहां पर देखें, अथर्ववेद से मिलती है और पंचीस ब्राह्मण से मिलती है, ठीक है। चलिए आगे देखें, अथर्ववेद और पंचीस ब्राह्मण से पता चलता है कि मगध में व्रात्य रहते थे। विद्वानों के एक वर्ग ने ऋग्वेद में उल्लेखित कीकट शब्द को मगध से जोड़ा है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि मगध देखा जाए तो कीकट, ठीक है। जो कीकट शब्द था ना, कीकट शब्द को मगध से जोड़ा गया है ऋग्वेद में। एवं देखा जाए तो मगध वासियों का जो वर्ग था, यहां पर बताया गया है कि मगध में क्षत्रिय निवास करते थे। ये सारी बातें कहां पर बताई गई हैं, ये सारी बातें ऋग्वेद में बताई गई हैं। आगे देखें, कनिंघम ने बोध गया मंदिर को खोजा था, ठीक है। कनिंघम के द्वारा ही बोध गया मंदिर को खोजा गया था। उन्होंने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन हुएनसांग और फाहयान ने भी किया है, ठीक है। यहां पर देखा जाए तो परीक्षा में से पूछ सकता है कि जो इंद्रशिला गुफा है, इंद्रशिला गुफा की खोज किसके द्वारा की गई थी। इस गुफा की खोज कनिंघम के द्वारा की गई थी, जिसका वर्णन जो यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है हुएनसांग, उसके द्वारा भी किया गया था और फाहियान के द्वारा भी किया गया था। अब यहां पर बिहार ने एक सवाल पूछा था, यात्रियों का क्रम, ठीक है। जो बिहार आने वाले यात्री हैं उन यात्रियों का क्रम भी पूछा था। तो आप प्राचीन इतिहास से लेकर और आधुनिक भारत तक, जो मतलब मध्यकालीन भारत तक जो यात्री आए ना, उनका क्रम भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे देखें, कनिंघम की सबसे बड़ी उपलब्धि बड़गांव से पता लगता है, जो राजगीर के समीप प्राचीन नालंदा महाविहार का स्थल है। यहां से 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिन पर नालंदा उत्कीर्ण है, ठीक है। यहां पर देखा जाए जो बड़गांव है, बड़गांव से देखा जाए तो 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं और इन अभिलेखों पर क्या वर्णन मिलता है, इन अभिलेखों पर देखा जाए तो नालंदा वर्णन मिलता है, नालंदा लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। नालंदा लिखा हुआ यहां से प्राप्त होता है। आगे हम बात करें, कनिंघम और मेजर किट्टो ने बिहार शरीफ में घोसरावा गांव के बौद्ध पुरातात्विक साक्ष्यों की पुष्टि की। यहां पर देखें तो बिहार शरीफ से देखा जाए, जो बिहार शरीफ में घोसरावा गांव है ना, यहां से बौद्ध पुरातात्विक साक्ष्यों की पुष्टि किसके किसके द्वारा की गई, तो कनिंघम और मेजर किट्टो के द्वारा की गई थी। परीक्षा में पूछ सकता है कि कनिंघम और अन्य किस पुरातत्वविद के द्वारा बिहार शरीफ के घोसरावा गांव में बौद्ध पुरातात्विक साक्ष्यों की पुष्टि की गई, तो मेजर किट्टो के द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखें, विद्वानों का एक वर्ग मानता है कि कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने मगध के शासक को पराजित किया था और नालंदा में एक मंदिर को उसके मंत्री ने यशोवर्मन को भेज दिया था, ठीक है। यहां पर देखें, कालांतर में इसी में यशोवर्मनपुर रख दिया गया। चलिए इसे यशोवर्मनपुरम में रख दिया गया। आगे हम बात करें, कनिंघम ने बासड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का पता लगाया। पूर्वी चंपारण जनपद के केसरिया स्तूप, अब ये इस केसरिया स्तूप के बारे में पूछा जा चुका है। कहां पूछा गया है, अभी जो यूपीआरओ का पेपर हुआ था ना, यूपीआरओ का पेपर, उससे पूछा गया था केसरिया स्तूप के बारे में। और उसके बाद लौरिया अरेराज के बारे में आप जानते ही हैं। लौरिया अरेराज अशोक का स्तंभ है, ठीक है। और इसका पता किसके द्वारा लगाया गया था, कनिंघम के द्वारा ही लगाया गया था, ठीक है। कनिंघम के द्वारा ही इसका पता लगाया गया था। आगे देखें, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए सूचना प्राप्त होती है कि विक्रमशिला बौद्ध महाविहार की स्थापना प्रसिद्ध पाल शासक धर्मपाल द्वारा की गई है। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विक्रमशिला बौद्ध महाविहार की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी, ठीक है। ये सवाल आपकी परीक्षा में आ चुका है। चलिए आगे हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल से बिहार का यह क्षेत्र प्राचीन इतिहास का अंग बन गया। उत्तर वैदिक काल से देखा जाए तो बिहार का जो ये क्षेत्र था ना,
ये प्राचीन इतिहास का अंग बन गया। और इसके बाद देखा जाए तो जो भारत का इतिहास आप पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं बिहार के इतिहास के इर्द गिर्द घूमता हुआ ही आपको प्रतीत होता है। ठीक है, देखा जाए तो आधुनिक राजगृह और गया के आसपास के क्षेत्र अथर्ववेद में वर्णित है। ठीक है, आधुनिक जो राजगृह है और गया का जो क्षेत्र है ये अथर्ववेद में इसका वर्णन मिलता है। वहीं पर हम बात करें तो कोढ़ को हटाने वाली औषधि का आविष्कार मगध की रहने वाली असुर माया रूप नामक प्रथम स्त्री चिकित्सक ने की थी। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो कोढ़ को हटाने वाली औषधि का आविष्कार एक मगध की स्त्री के द्वारा किया गया था। प्रथम स्त्री चिकित्सक थी मगध की और उनका नाम क्या थी? असुर माया रूप उनका नाम था। क्या नाम था? असुर माया रूप उनका नाम था। यह नाम याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के मिथिला क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश उत्तर वैदिक काल में हुआ था। जो बिहार का मिथिला क्षेत्र है ना, मिथिलांचल क्षेत्र, वहां पर जो आर्यों का प्रवेश हुआ वो किस काल में हुआ था? तो वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर ले। ज्ञातव्य है कि बिहार के संदर्भ में जानकारी बौद्ध साहित्यों जैसे अंग्योत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक के अतिरिक्त जैन साहित्य भगवती सूत्र से भी प्राप्त होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये सारे जो ग्रंथ है, ठीक है, ये जैन और बौद्ध ग्रंथ हैं। अंग्योत्तर निकाय भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की भी जानकारी प्राप्त होती है। तब जब 16 महाजनपद की प्राप्ति होती है, जानकारी प्राप्त होती है, तो उनमें से देखा जाए वैशाली, अंग इत्यादि की जानकारी जब प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब है कि बिहार की जानकारी भी वहां से प्राप्त होती है। ठीक है, चलो आगे देखें। विश्व में सबसे पहली गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का जन्म कहां पर हुआ था? यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसका जन्म हुआ था वैशाली में। विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का जन्म वैशाली में हुआ था। और वैशाली कहां अवस्थित है? बिहार में ही अवस्थित है। ठीक है, चलिए विदेह माधव के बारे में मैंने आपको बताया। शतपथ ब्राह्मण में यह कथा मिलती है जिसमें विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पर रहते थे और वैश्वानर यानी कि अग्नि को मुख में धारण किए हुए थे। धृत नामक जो धृत है ना, धृत का नाम लेते ही अग्नि मुख से बाहर निकली और नदियों को जलाती हुई सदा नीरा यानी कि जो गंडक नदी है उसके तट पर जाकर ठहर गई। विदेह माधव अग्नि का पीछा करते हुए अपने गुरु गौतम राहुगढ़ के साथ सदानीरा के तट पर आए और सदानीरा कौशल और विदेह की सीमा थी। ठीक है, जो सदानीरा थी ये कौशल और विदेह की सीमा थी। ठीक है, यहां पर चलिए चर्चा कर लेते हैं, आगे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम लगभग 600 ईसा पूर्व संगठित राज्यों की स्थापना होना स्टार्ट हुआ। जो 600 ईसा पूर्व का कार्यकाल आप पढ़ते हैं ना, वहां पर देखा जाए तो भारत में एक संगठित राज्यों की स्थापना होना यानी कि जनपद काल स्टार्ट हो जाता है। जनपद से फिर महाजनपद बनता है। वो कार्य कब स्टार्ट होता है? 600 ईसा पूर्व शुरू हो जाता है। ठीक है, यहां देखा जाए तो इन राज्यों में 16 महाजनपद अति महत्वपूर्ण थे और यहां पर अंग्योत्तर निकाय भगवती सूत्र जो था उनमें इनका वर्णन मिलता है। ठीक है, जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। इन 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद कौन कौन से? मगध, वज्जी और अंग। ये 3 महाजनपद हैं, मगध, वज्जी और अंग। ये 3 महाजनपद कहां अवस्थित है? ये बिहार में अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? बिहार में अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व देखा जाए 16 महाजनपदों में से बिहार में 3 महाजनपद मगध, वज्जी और अंग का वर्णन कहां कहां पर मिलता है? तो इनका वर्णन अंग्योत्तर निकाय जो बौद्ध साहित्य है और भगवती सूत्र जो जैन साहित्य है, इनमें वर्णन मिलता है कि बिहार में 3 महाजनपद अवस्थित थे। ठीक है, चलो अब यहां देख लेते हैं बिहार स्थित महाजनपदों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, यहां देखा जाए तो बुद्धकालीन राजनीतिक समाज में 10 गणराज्यों की चर्चा प्राप्त होती है। 10 गणराज्यों की चर्चा प्राप्त होती है जो बुद्धकालीन राजनीतिक समाज है वहां पर। ठीक है, और यहां इन गणराज्यों में सर्वाधिक प्रतिष्ठित वज्जी संघ था। सबसे प्रसिद्ध कौन सा था? वज्जी संघ था। और वज्जी संघ के कुल सदस्य कितने थे? तो यहां पर देखा जो वज्जी संघ था इसमें कुल सदस्यों की भी चर्चा की गई है। कौन कौन से सदस्य इसमें सम्मिलित थे? लिच्छवी, ठीक है, लिच्छवी, विदेह, विदेह, मिथिला, जो आप जानते हैं जनक थे ना, जनक, राजा जनक, राजा जनक को विदेह कहा जाता था। विदेह का मतलब जिसका देह ही ना हो, ठीक है, उसको कहते हैं विदेह। वैसे ही जो उनकी पुत्री थी उनका नाम था वैदेही। ठीक है, मिथिलेश कुमारी, ठीक, मिथिलेश कुमारी सीता जी को कहा जाता है। तो ये देखा जाए जो संघ था विदेह, ये संघ मिथिला को कहा जाता था। आगे देखें यहां पर तो ज्ञात्रिक, फिर उसके बाद देखें भोग, भोग एक अन्य कुल था। वज्जी के बारे में जानते हैं या वज्जी संघ की चर्चा कर रहे तो यहां पर वज्जी सदस्य भी थे। आगे देखें उग्र, हत्याग्राम जो था, फिर उसके बाद कुरु हस्तिनापुर के, और इक्ष्वाकु जो थे ये कहां पे निवास करते थे? अयोध्या में निवास करते थे। ठीक है, तो ये 10 यहां पर देखा जाए गणराज्यों की चर्चा प्राप्त होती है जिनके बारे में यहां पर बताने का प्रयास किया गया। उनके कुल जो कुल सदस्य हैं
वज्जी संघ के। इस वज्जी संघ के देखा जाए जो 10 गणराज्य थे ना, इस 10 गणराज्यों में वज्जी संघ सबसे इंपॉर्टेंट था। और इस कुल के जो सदस्य थे, 8 सदस्य, उन 8 सदस्यों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। चलिए आगे देखें। अंग आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जनपद, यानी कि जो आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जनपद था ना, आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जनपद, ये था अंग का क्षेत्र, ये था अंग का क्षेत्र। ठीक है, इसको आप याद रखना। ये आधुनिक भागलपुर मुंगेर का जो क्षेत्र है, अंग महाजनपद यहीं पर अवस्थित था। ठीक है, अंग महाजनपद यहीं पर अवस्थित था। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी चंपा। अंग महाजनपद का राजा था कर्ण, ये आप जानते होंगे, जब आप दानवीर कर्ण के बारे में आपने पढ़ा है तो वहां पर पढ़ा होगा कि जो अंग महाजनपद था, यहाँ का राजा कौन था? कर्ण था। महाभारत में ऐसा वर्णन मिलता है। चलिए आगे देखें। बिंबिसार ने इसे मगध में मिला लिया था। अंग को देखा जाए मगध में मिलाने का कार्य किसने किया? ये पीवाईक्यू का सवाल है, ये आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। आप पूर्वावलोकन पढ़ते हैं ना, पूर्वावलोकन को आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको एक चीज आपके दिमाग में क्लिक की होगी कि जितने पॉइंट्स हम यहाँ पर पढ़ते जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमने पूर्वावलोकन में पढ़ रखा है। पूर्वावलोकन पढ़ने का यही एक फायदा होता है कि आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको तो आपके रिकॉल वो सारे क्वेश्चन हो ही जाते हैं, साथ ही साथ भविष्य में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनका एक खाका भी हमारे दिमाग में बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर चलिए आगे देखें। अंग राज्य की आरंभिक राजधानी क्या थी? मालिनी थी। ठीक है, जो यहाँ की आरंभिक राजधानी थी ये मालिनी थी। कालांतर में इसका नाम देखा जाए तो चंपा या चंपावती हो गया। क्या हो गया? चंपा या चंपावती, बाद में इसका नाम पड़ गया। और इसी कारण से कहा जाता है कि जो अंग महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी चंपा थी। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने चंपा को क्या कहा है? चेनोप्पा कहा है। ठीक है, क्या कहा है? चेनप्पो कहा है, चेनप्पो कहा है। ठीक है, चलिए आगे देखें। बुद्ध घोष के सुमंगल वासिनी और उवास दसवा के अनुसार, ठीक है, उवास दसवा जो है इसके अनुसार वज्र संघ 8 जनों अष्टकुलिक का एक संघ था जिसमें विदेह, ज्ञात्रिक, वज्जी, लिच्छवी विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। और ये 8 कुल के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। लिच्छवी, विदेह, ज्ञात्रिक, भोग, वज्जी, उग्र, कुरु और इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु अयोध्या में निवास करते थे। जो दशरथ थे वो इक्ष्वाकु वंश के ही राजा थे और उन्हीं के पुत्र का नाम था राम। चलिए आगे देखें। वज्र संघ में सबसे प्रबल लिच्छवी थे जिनकी राजधानी वैशाली थी। जो लिच्छवी थे ना, लिच्छवी, इनकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। और पटना से सटा हुआ है, मैप आप देख लीजिए ऊपर, तुरंत पटना से सटा हुआ है वैशाली। यहां पर हम बात कर ले जो आधुनिक वैशाली जनपद के बासड़ गांव में पड़ता था, उस टाइम का देखा जाए सबसे जो वज्र संघ का सबसे प्रबल कौन थे? लिच्छवी थे। और लिच्छवी के राजधानी क्या थी? लिच्छवी की वैशाली थी। जो आधुनिक वैशाली जनपद जो है ना, इसका जो बासड़ गांव है वहीं पर पड़ता था। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। विदेह अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी मिथिला थी। जो विदेह क्षेत्र था, विदेह क्षेत्र की राजधानी क्या थी? मिथिला इसकी राजधानी थी। चलिए अब यहां पर चर्चा कर लेते हैं बौद्ध संगतियों के बारे में। प्राचीन इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? प्राचीन इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है बौद्ध संगतियां। बौद्ध संगतियों को याद करने का मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं। ठीक, छोटा सा ट्रिक बताता हूं, आप कैसे याद कर सकते हैं। आप याद कर लीजिए रावे पाकू, रावे पाकू आप याद कर लीजिए। अब रावे पाकू याद करने से क्या फायदा होगा? रा से राजगिरी, वा से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और कु से कुंडलवन। ठीक है, रावे पाकू, इसको आप शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आपको क्रम याद हो जाएगा। अब चलिए एक एक करके हम चर्चा कर लेते हैं, एक एक बौद्ध संगतियां, उनका स्थान देख लेते हैं, उनका समय देख लेते हैं, अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, किसके शासन काल में, या कौन सा शासक था जिसके शासन काल में बौद्ध संगतियां हुई थी, और उस संगति में कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी। तो आइए उन पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो प्रथम बौद्ध संगति हुई। अब ये प्रथम बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? ये सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। और सप्तपर्णी गुफा कहां पर पड़ता है? ये राजगृह में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? राजगृह में सप्तपर्णी गुफा है। और यहीं पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। और किस टाइम पीरियड पर हुआ था? सन क्या था, किस सन में हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और इस प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो महाकश्यप के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? महाकश्यप के द्वारा देखा जाए तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी। और उस टाइम पे शासक कौन था?
हर्यक वंश का उस टाइम पे राज चल रहा था और हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु। उसी के टाइम पीरियड पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था 483 ईसा पूर्व में। देखा जाए तो इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। और महत्वपूर्ण घटना क्या थी? महत्वपूर्ण घटना यह थी कि प्रथम बौद्ध संगति जब आयोजित की गई थी तो उसी बौद्ध संगति के दौरान देखा जाए विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया था। किसका? विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में चर्चा करते हैं, जो दूसरी बौद्ध संगति है। इसमें क्या हुआ, कहां हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, अध्यक्षता किसके द्वारा की गई और टाइम पीरियड क्या था और मुख्य घटना क्या घटित हुई। ठीक है, तो यहां पर देखें जो द्वितीय बौद्ध संगति थी ये कहां पर होती है? वैशाली में होती है। और कब होती है? तो यहां हम बात कर लें 383 ईसा पूर्व में होती है। कब होती है? 383 ईसा पूर्व में होती है, यानी कि प्रथम बौद्ध संगति के सीधे सीधे देखा जाए तो 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में देखा जाए तो शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के टाइम पीरियड पर द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है वैशाली में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? सर्वकामी या सभाकामी के द्वारा की जाती है। सभाकामी या सर्वकामी उनका नाम था, उन्हीं के द्वारा अध्यक्षता की जाती है द्वितीय बौद्ध संगति का। और यहां पर महत्वपूर्ण घटना यह घटित होती है कि जो बौद्ध धर्म था ना, बौद्ध धर्म स्थाविर और महासांघिक में विभाजित हो जाता है। किसमें? स्थाविर और महासांघिक में विभाजित हो जाता है। ठीक, अब यहां पर आपने देख लिया कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटना। परीक्षा में मिलान करने के लिए पूछेगा, क्या पूछेगा? अब यहां टेबल आपको दे दिया, अब टेबल में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? एक तरफ दे देगा प्रथम बौद्ध संगति, दूसरी तरफ स्थान दे देगा, ऐसे पूछ सकता है। या एक तरफ दे दिया प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय, चतुर्थ, फिर उसके बाद जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपको दे दिया मिलान करने के लिए, कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, या सूची 1 को सूची बी से सुमेलित करिए, ऐसा पूछ लिया। या तो सीधे सीधे आपसे पूछेगा प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ के बारे में बता दिया, अध्यक्ष दे दिया महाकश्यप, सर्वकामी, मोगलीपुत्तिस, वसुमित्र। अब आपको मैच करना है, ठीक है, या शासक का नाम दे दिया। और ये यहां से देखा जाए अब तक आपके बिहार पीसीएस में ही, बीपीएससी में ही 5 से 6 सवाल यहां से पूछे जा चुके हैं। 5 से 6 सवाल यहां से पूछे जा चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए पूर्वावलोकन, तो यहां से सवाल बार बार पूछे गए। कुछ टॉपिक ऐसे है ना जहां से फिक्स है कि वहां से सवाल पूछे जाने हैं। जैसे बीपीएससी की परीक्षा का एक ट्रेंड आप पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते हैं, बाबू कुंवर सिंह से संबंधित सवाल हर बार पूछेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में देखा जाए महात्मा गांधी से संबंधित सवाल हमेशा पूछेगा, चंपारण सत्याग्रह से संबंधित सवाल हमेशा पूछेगा, बौद्ध संगतियों से संबंधित सवाल हमेशा पूछेगा, बौद्ध धर्म आप तैयार कर लीजिए वहां से सवाल हमेशा आएंगे, अशोक से संबंधित सवाल हर बार पूछे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए तो बिहार की जो स्थापना है, बिहार की स्थापना जो अधिनियम आया था ना 1911 में, जब बिहार घोषणा की गई कि बिहार को अलग किया जाएगा, फिर उसके बाद 1935 जब उड़ीसा अलग हुआ, फिर उसके बाद झारखंड जब अलग हुआ, तो ये सारे जो डेट है ना ये बार बार पूछे जाते हैं। तो ये 4-5 सवाल ऐसे हैं जो मतलब घुमा फिरा के पूछे ही जाते हैं। अल्टरनेट आपसे ईयर पे पूछ लिया गया, एक ही पेपर में हो सकता है 3-4 सवाल ऐसे आ जाए। तो ये सारी चीजें ऐसे है ना कि जिनको आप स्किप मत करिए, बिल्कुल मत करिए। ये सब ऐसे फैक्ट अगर जो ये गलत होते हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि आप रेस से बाहर होने की कगार पे खड़े हो गए, ठीक है। और रेस से बाहर नहीं होना है। रेस में जब आप रेस जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी सिर्फ जीत की मत करिए, जिस तैयारी में आप उतरिए उसमें डोमिनेट करने के लिए तैयारी करिए। तो इसी वजह से देखा जाए जो 71वीं बीपीएससी रिवीजन सीरीज चलाई गई है, ये बेसिकली आपको डोमिनेट करवाने के लिए यहाँ पर रिवीजन सीरीज चलाई गई है। अब चलिए तृतीय बौद्ध संगति के बारे में चर्चा करते हैं। तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर? पाटलिपुत्र में हुआ, ठीक है। मौर्य सम्राट अशोक के टाइम पीरियड पर देखा जाए मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में 247 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया, ठीक है। और यहां पर देखा जाए, यहां पर एक खास घटना यह घटित हुई कि इसमें तीसरा पिटक जो था अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक जोड़ा गया, या अभिधम्म पिटक जोड़ा गया, अभिधम्म पिटक की संकलन किया गया। ये आप याद रख सकते हैं, ये आपसे पूछा जा चुका है कि अभिधम्म पिटक निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगति से संबंधित है, ठीक है। चलिए अब आते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में। जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी ये कब हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी यहां पर देखा जाए कुंडलवन, ये कश्मीर में पड़ता है कुंडलवन, यहीं पर हुई थी। और प्रथम शताब्दी ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था। कब? प्रथम शताब्दी ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था। यहां पर हम बात कर लें तो अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? वसुमित्र के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और अश्वघोष जो था इसका उपाध्यक्ष था। और शासक कौन था?
किस राजा या किस शासक के टाइम पीरियड पर देखा जाए तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो कुषाण के टाइम पीरियड पर देखें तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। और यहीं पर जो बौद्ध धर्म था ना, वो दो धाराओं में बट गया था। दो धाराएं कौन कौन सी थी? हीनयान और महायान। हीनयान वो थे जो बौद्ध धर्म में अमूलचूल परिवर्तन नहीं चाहते थे, विरोध करते थे, वो हीनयान थे, मतलब जैसा है वैसा बना रहे। और महायान वो थे जो समय के साथ परिवर्तन चाहते थे, कि बुद्ध के टाइम पीरियड से जो चीजें, जो धारणाएं या जो कस्टम चले आ रहे हैं उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो, वो विकासवादी प्रवृत्ति के थे, समय के साथ परिवर्तित होना चाहते थे, उनको महायान कहा गया। ठीक है, तो यहां पर आपने देख लिया सुत्त पिटक विनय पिटक की स्थापना प्रथम बौद्ध संगति में। बौद्ध धर्म स्थाविर महासांघिक में बट गया देखा जाए तो द्वितीय बौद्ध संगति में। और अभिधर्म पिटक के संकलन हुआ तृतीय बौद्ध संगति में। उसके बाद हीनयान महायान देखा जाए दो धाराएं बढ़ गई बौद्ध धर्म की। ये कब बना, ये यहां पर देखें तो चतुर्थ बौद्ध संगति में। और एक सबसे खास बात यह है कि चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी ना, ये बिहार में नहीं हुई थी। यानी कि जो शुरुआती तीन बौद्ध संगतियां थी, शुरू की जो तीन थी ना, ये बिहार में ही हुई थी। शुरू की तीन बिहार में ही हुई थी और चौथा कहां पर हुआ था? ये कश्मीर में हुआ था। अब हम जैन संगतियों के बारे में भी चर्चा कर लेते। जब हमने बौद्ध संगति के बारे में देख ही लिया तो चलते चलते हम जैन संगति के बारे में चर्चा कर ले। जैन संगति से क्या इंपॉर्टेंट है? जैन संगतियों की संख्या थी 2। ठीक है, 2 जैन संगतियां हुई थी। अब यहां पर देखें जो 2 संगतियां हुई थी इनके बारे में चर्चा करें तो प्रथम जैन संगति कहां पर हुई थी? ये जैन संगति हुई थी पाटलिपुत्र में। कहां पर? पाटलिपुत्र में हुई थी। और कब हुई थी? चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में देखा जाए स्थूल भद्र की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुई थी। और शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था शासक। ठीक, यहां पर देखा जाए तो पूर्व के पुत्वों के स्थान पर 12 अंगों में महावीर के सिद्धांतों का संकलन किया गया। जो पूर्व के पुत्वों थे ना, उनके स्थान पर देखा जाए तो 12 अंगों में महावीर के सिद्धांतों का संकलन किया गया। कब किया गया? प्रथम जैन संगति में किया गया था, जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ, तथा इस टाइम पे शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। अब हम बात कर लेते हैं द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में देखें तो इसका आयोजन देखें तो वल्लभी गुजरात में हुआ था। कहां पर हुआ? वल्लभी गुजरात में हुआ। और कब हुआ? 512 ईस्वी में हुआ। दोनों का टाइम डिफरेंस आप देखिए, लगभग 900 साल का टाइम डिफरेंस था। यह चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, 800 से 900 साल का डिफरेंस था चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में। और यहाँ पर जो द्वितीय बौद्ध संगति थी ये 512 ईस्वी में हुआ। जैसे आप संख्या रेखा पढ़ते थे ना, मैथ जब आपने स्टार्ट किया होगा कक्षा 6 में, आपने मैथ मतलब जब एडवांस मैथ आपने पढ़ना थोड़ा थोड़ा शुरू किया तो आपने संख्या रेखा पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक, इधर जाते थे तो +1 +2 +3, इधर गए तो -1 -2 -3। तो वही सीन है यहाँ पर भी। ठीक है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि आप मान लीजिए -4, और फिर उसके बाद यहाँ से लेकर और ये 512 प्लस, तो इतना डिफरेंस हुआ टोटल। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? देवार्धि क्षमा श्रवण के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। किसके द्वारा? देवार्धि क्षमा श्रवण के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। और यहां पर देखा जाए तो धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर लिपिबद्ध यहीं पर किया गया था। जो द्वितीय जैन संगति हुई थी ना, उसमें जो भी जैन ग्रंथ थे ना, जैन ग्रंथों को लिपिबद्ध करने का कार्य किया गया था द्वितीय जैन संगति में। और अध्यक्षता किसके द्वारा? देवार्धि क्षमा श्रवण के द्वारा 512 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था। वल्लभी गुजरात में इसका आयोजन हुआ था। और ये आपका पीवाईक्यू है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये सवाल आपके आ चुके हैं। ठीक है, ये सवाल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसको आप रिवाइज करते चले। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर प्रथम संगति द्वितीय संगति के बारे में बताया गया है। वही चीज जो मैंने अभी टेबल के फॉर्मेट में बताई, वही चीज यहाँ पर चित्रात्मक रूप से आपको रिवाइज करने के लिए लिखी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। इंपॉर्टेंट है महात्मा बुद्ध के बारे में जो भी पॉइंट्स है वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखा जाए महात्मा बुद्ध का जो जन्म होता है, ठीक, जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। इनका कुल कौन सा था? शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, मृत्यु के बारे में चर्चा कर ले तो यहां पर 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ये सवाल महात्मा बुद्ध, देखिए जब आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, उन चीजों को आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यहां पर देखा जाए, एक सेकंड मैं आपको लिख के बता देता हूं ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहे, स्किप ना करें बिल्कुल भी। ठीक,
बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक, मौर्य वंश, और उसमें भी खासकर अशोक, अशोक को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे आप, चंद्रगुप्त, फिर इसके बाद देखें तो हर्षवर्धन, पाल वंश, ठीक है। फिर उसके बाद देखा जाए अगर हम बात करें तो हड़प्पा और वैदिक सभ्यता। ये ऐसे टॉपिक है ना जिनसे आपके प्राचीन इतिहास के सवाल बनते हैं, इन्हीं से बनते हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अशोक जो मौर्य वंश है वहां से, अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, पाल वंश, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ठीक है। यहीं से आपके जितने भी प्राचीन इतिहास के सवाल बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। और इनमें भी अगर जो आपको बहुत एकदम आपके पास लगे कि बहुत समय बहुत कम है तो हमको आखिरी टाइम पे जाते जाते कुछ देख लेना चाहिए, तो आप बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जो मौर्य साम्राज्य है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। उस पर आप ज्यादा फोकस करेंगे तो आपका जो नंबर है वो नंबर आपका बढ़ जाएगा। जहां पे आपको लग रहा था कि 2-3 नंबर कम हो सकते हैं वहां पे 2-3 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखें। बचपन के नाम इनका क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता के नाम क्या था? माता का नाम महामाया था। जो इनको जन्म देने के कुछ समय बाद उनका देहांत हो गया था माता का, तो महात्मा बुद्ध का यानी कि सिद्धार्थ का लालन पालन पालन पोषण किसके द्वारा किया गया? तो इनकी मौसी थी, जो इनकी सौतेली माँ भी थी, उनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी नाम था। और महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? इनका नाम था यशोधरा। कहीं कहीं यहां पर देखा जाए तो इनका नाम बिंबा, गोपा और वृद्ध कच्छना भी मिलता है, ठीक है। भद्द कच्छना भी इनका कहीं कहीं नाम मिलता है। और महात्मा बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल नाम था, ठीक है। राहुल इनके पुत्र का नाम था। चलिए आगे चर्चा करें। 29 वर्ष में गृह त्याग, जिसको महाविनिष्क्रमण कहा गया, गृह त्याग की जो घटना थी उसको क्या कहा गया? ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जा चुका है कि कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था महात्मा बुद्ध के द्वारा। देखा जाए 35 वर्ष की आयु में बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति, 6 वर्ष तपस्या के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां पर? बोध गया में, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुई और तब से ये क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। और बौद्ध धर्म के ये संस्थापक भी थे, ये पॉइंट आप जानते ही हैं। साथ ही साथ देखा जाए बुद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। आप कहते हैं ना, तो वही जो BDS है यानी कि बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। चलिए आगे देखें। 4 आर्य सत्य भी हैं बौद्ध धर्म के। आर्य सत्य बौद्ध धर्म में बताया गया है कि 4 आर्य सत्य है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले दुख है, दुख है, दुख का समुदाय है। फिर उसके बाद दुख निरोध है और दुख निरोध गावनी प्रतिपदा भी है। यानी कि दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है और दुख निरोध गावनी प्रतिपदा भी है। ये 4 आर्य सत्य किसके द्वारा दिए गए हैं? ये बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। इनसे भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। और बौद्ध धर्म में ही देखा जाए तो अष्टांगिक मार्ग भी बताए गए हैं। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। वो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से? सबसे पहले देखें क्या बताया गया है। सम्यक समाधि के बारे में बताया गया है, बौद्ध धर्म में जिक्र किया गया है। सम्यक दृष्टि के बारे में जिक्र किया गया है। सम्यक संकल्प के बारे में बताया गया है। सम्यक वाक्य, ठीक है। सम्यक कर्मांत के बारे में बताया गया है। सम्यक आजीव के बारे में बताया गया है। सम्यक व्यायाम के बारे में बताया गया है। सम्यक स्मृति के बारे में बताया गया है, ठीक। तो ये कुछ ऐसे सवाल है जहां से सवाल आपके बार बार पूछे जाते हैं। जैसे देखें यहां पर तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में सवाल आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, आपने पूर्वावलोकन में पढ़ा ही है। 4 आर्य सत्यों से भी सवाल आए हुए हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित सवाल आए हुए हैं। वहीं पर जो 4 आर्य सत्य है किसके द्वारा दिया, मतलब किस धर्म के द्वारा प्रतिपादित? तो बौद्ध धर्म के द्वारा प्रतिपादित है। ये सारी बातें आपको बताई गई हैं। अष्टांगिक मार्ग ये ना सिर्फ आपके यहां पर देखें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप उठा के देखेंगे तो ये प्री के लिए ही नहीं, ये आपके मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मुख्य परीक्षा में भी यहां से सवाल आए हैं। इवन देखा जाए तो यूपीपीसीएस, इवन यूपीएससी जो अपना एथिक्स का पेपर बनाती है ना, जीएस पेपर 4, अष्टांगिक मार्ग वहां पे डायरेक्टली पूछा जाता है। बौद्ध धर्म से संबंधित सवाल डायरेक्टली आते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, 4 आर्य सत्य, ये सारे सवाल आपके परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है।
अब चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध तथा बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक, जो गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, जन्म को किस रूप में दर्शाया गया है, तो जन्म को कमल के रूप में दर्शाया गया। कमल खिलता है ना, तो कमल खिलता है मतलब वो बुद्ध को ऐसे दर्शाया गया कि कमल खिला और बुद्ध संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखें, जो गौतम बुद्ध का गृह त्याग है, गृह त्याग को किस रूप में दर्शाया गया है, गृह त्याग को घोड़े के रूप में दर्शाया गया है। किस रूप में, घोड़े के रूप में दर्शाया गया है। फिर उसके बाद हम बात करें तो गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति, जो ज्ञान प्राप्ति हुई ना, तो ज्ञान प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे। तो पीपल के वृक्ष को देखा जाए तो ज्ञान प्राप्ति के रूप में दर्शाया गया है। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, धर्मचक्र प्रवर्तन मृगदाव। ठीक है, और मृगदाव या सारनाथ कहां पर दिया था, सारनाथ में दिया था। ठीक है, चलिए, कौशल के राजा जिसने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी, जो कौशल जनपद था ना, यहां पर देखा जाए कौशल, उस टाइम पे जो कौशल था जिसकी राजधानी साकेत, और दो राजधानियां थी, साकेत थी और श्रावस्ती थी कौशल की। ठीक है, और कौशल के बारे में तो आप जानते हो, कौशल्यानंदन, कौशल, अयोध्या। ठीक है, चलिए आगे देखें। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, मैंने आपको पहले बता दिया, महाकश्यप के द्वारा की गई थी। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित कहां पर हुई, राजगृह रावे पाकू, याद रखना, टिक कर लोगे। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई, कहां पर, कश्मीर में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की गई। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति जो थी ये कश्मीर में आयोजित की गई थी, वसुमित्र के द्वारा यहां पर देखा जाए अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, और अश्वघोष के द्वारा उपाध्यक्षता की गई थी, कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में, चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में। आगे देखें, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण किससे संबंधित है, जो स्तूप, चैत्य और विहार, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, प्रीवियस ईयर का सवाल है, इन सब का संबंध बौद्ध धर्म से है। ठीक है, अब चलिए, हमने बौद्ध धर्म के बारे में जान लिया, महावीर के बारे में कुछ पॉइंट पे चर्चा करते हैं। महावीर को देख लेते हैं। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था, और इनके किस कुल से संबंधित थे, तो ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। यहां पर देखा जाए तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, और माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजकुमारी थी, लिच्छवी राजकुमारी थी। पत्नी का क्या नाम था, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, और पुत्री इनकी एक थी, पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, और दामाद का क्या नाम था, दामाद का नाम था जमाली। ठीक है, दामाद का नाम था जमाली। आगे देखें, 30 वर्ष में गृह त्याग, इनके द्वारा 30 वर्ष की अवस्था में देखा जाए गृह त्याग किया गया, और 42 वर्ष की आयु में कैवल्य या सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 वर्ष इन्होंने तपस्या की थी, उसके बाद इनको कैवल्य प्राप्त हुआ था। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति के बारे में देखा जाए इनसे संबंधित, तो यहां देखें, जेम्बिक गांव के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। पीपल वृक्ष के नीचे बौद्ध जो महात्मा बुद्ध थे उनको, और साल वृक्ष के नीचे, वृक्ष भी आप याद रख सकते हैं, वृक्ष आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था, साल वृक्ष के नीचे। रिजुपालिका नदी भी याद रख सकते हैं, किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था, रिजुपालिका। बुद्ध को निरंजना नदी, और महावीर को देखा जाए तो रिजुपालिका नदी के तट पर। अब यहां पर देखा जाए, कैवल्य प्राप्त होने के बाद कैवलिन जिन अहरत या निर्ग्रंथ कहलाए। ठीक है, यहां पर जिन का मतलब विजेता होता है, अहरत का मतलब योग्य होता है, और जो निर्ग्रंथ होते हैं ना, निर्ग्रंथन का मतलब क्या होता है, निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, जिसपे कोई बंधन ना हो। जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या बात कर ले तो यहाँ पर 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर थे। जैन धर्म में भी त्रिरत्न बताए गए हैं, जैसे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बताए गए थे, बुद्ध धम्म संघ, वैसे ही जैन धर्म में भी त्रिरत्न बताए गए हैं। और ये त्रिरत्न कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ये 3 दर्शन किसके हैं, ये 3 दर्शन है जैन दर्शन। ठीक है, अब यहां पर जैन धर्म के द्वारा देखा जाए पंच महाव्रत भी बताए गए हैं। वो पंच महाव्रत कौन कौन से हैं, इनको आप याद रख सकते हैं, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा और सत्य। यहां पर देखा जाए सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत देखा जाए तो जैन धर्म में बताए गए हैं। ठीक है,
महावीर ने 5वां व्रत जो था ब्रह्मचर्य दिया था। शेष 4 जो व्रत थे वो किसके द्वारा दिए गए थे? वो पार्श्वनाथ द्वारा दिया गया था। पार्श्वनाथ के द्वारा यहाँ पर देखा जाए तो 4 व्रत दिए गए थे। अणुव्रत सिद्धांत। यहाँ पर जो 5वां व्रत था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जो था ये महावीर के द्वारा दिया गया था। ठीक है। स्यादवाद या सप्तभंगी नय जो सिद्धांत था, देखा जाए तो किससे संबंधित है? ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है। ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछा गया है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद का संबंध किससे है? स्यादवाद का संबंध जैन धर्म से है। तो उसी पे चर्चा करें तो स्यादवाद या सप्तभंगी नय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत किस सिद्धांत को कहते हैं? जो स्यादवाद या सप्तभंगी नय सिद्धांत है, इसी को ज्ञान की सापेक्षतावाद का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखें। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? 14 पूर्व है, जिसे आप कहीं कहीं 14 पूर्वो भी लिखा मिलता है आपको, 14 पूर्वो, लेकिन वास्तव में उसको पूर्व ही कहा जाता है। लेकिन कुछ किताबों में जैसे आपको लूसेंट वगैरह जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पूर्वो लिखा मिलेगा। ठीक है। चलिए, बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किसके द्वारा किया गया? तो आजीविकों के द्वारा किया गया था। जो आजीवक संप्रदाय के लोग थे ना, उन्हीं के द्वारा जो बराबर की गुफाएं थी जो बिहार में अवस्थित थी, आश्रय गृह के रूप में इसका उपयोग किया गया था। आगे हम बात कर लें महावीर एवं जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर के प्रथम शिष्य का नाम था जमाली, जो इनका जामाता भी था। जामाता मतलब दामाद भी था। ठीक है। चलिए आगे देखें। इंद्रभूत गौतम कौन था? तो इंद्रभूत गौतम जो था यह महावीर स्वामी का प्रधान गणधर था। जो गण था उस गण का प्रधान था। आगे देखें। त्रिरत्न या 3 रत्न है क्या? सटीक ज्ञान, सटीक आस्था और सटीक क्रिया। सम्यक ज्ञान, सम्यक आस्था, सम्यक क्रिया, यही त्रिरत्न है जैन धर्म का। आगे देखें। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? यहां पर देखा जाए मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। महावीर के शिष्य थे, परंतु कालांतर में सदस्यता त्याग दी थी इन्होंने। ठीक है। चलिए, विद्वानों के एक वर्ग यह मानता है कि किन जैन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का। यहां पर देखा जाए ऋग्वेद में ऋषभदेव का वर्णन मिलता है, ये पहले तीर्थंकर थे। और अरिष्टनेमी जो 22वें तीर्थंकर थे, इनका वर्णन कहां पे मिलता है? इनका वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। और ये सवाल आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। आप पूर्वावलोकन आप उठा के बीपीएससी का उठा के देख लीजिए, वहां पे ये सवाल आया हुआ है। ठीक है। यहां पर देखें, ज्ञातव्य है कि ऋग्वेद में ऋषभ शब्द का जिक्र मिलता है। कालांतर में पुराण परंपरा में इसे ऋषभनाथ जोड़ती है। ऋग्वेद में ऋषभ शब्द का उल्लेख मिलता है और धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ता गया तो ऋषभ को ऋषभनाथ से जोड़ दिया गया। इसी वजह से कहा जाता है कि ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर और अरिष्टनेमी, इनका उल्लेख कहां पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। सब सर्वाधिक पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? 14 पूर्व। 14 पूर्वों के बारे में मैंने आपको बताया था, वही यहां पर देखा जाए तो सर्वाधिक पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है 14 पूर्व। ठीक है। अब मगध साम्राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आ गए। मगध साम्राज्य के बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। अभी हमने जैन और बौद्ध के बारे में चर्चा किया, प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखा। फिर उसके बाद में जो बौद्ध संगतियां हुई, जैन संगतियां हुई, उनके बारे में चर्चा किया। तो इस क्लास में देखा जाए लगभग 40 मिनट की क्लास है। प्राचीन इतिहास आधा हमने खत्म कर दिया है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है। अगली क्लास में हम लोग अशोक, चंद्रगुप्त और मौर्य साम्राज्य, मगध साम्राज्य सब के बारे में चर्चा कर लेंगे। हमारा प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा। 2 से 3 क्लास में हमारा पूरा इतिहास खत्म हो जाएगा। उसके बाद रैपिडली हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाएंगे और जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, एनालाइज करके सारी चीजें शॉर्ट नोट्स की तरह आपके लिए तैयार किया गया, वो सारी चीजें आपको कंटेंट प्रोवाइड करती जाएगी। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।